घर में दो ही इंसान हैं, मैं और मेरी बेटी। पिछले कुछ दिनों से घर में सन्नाटा पसरा है मेरे और मेरी बेटी राधिका के बीच। राधिका मुझे जान से प्यारी है, पर मैं उसकी हर जिद तो पूरी नहीं कर सकता। उसकी माँ जिंदा होती तो शायद हमारे बीच की दूरी कुछ बेहतर होती। 5 साल हो गए, पर आज भी उसकी कमी महसूस होती है, मुझे भी और राधिका को भी। शायद मैं ही राधिका के लिए उसकी माँ की जगह नहीं ले पा रहा था। पर फिर सोचता हूँ कि आखिर ऐसा क्या चाह लिया है राधिका ने, जो मैं इतना सोच रहा हूँ। बस यही ना कि वह अपनी पसंद के लड़के सौरभ से शादी करना चाहती है। सौरभ एक बड़ी कंपनी में सीए है। जब सौरभ मुझसे राधिका की बात करने आया था, तो मुझे अचानक ही राधिका की पसंद पर गर्व हो आया था। सौरभ में वे सारे गुण थे जिनकी ख्वाहिश हर माता पिता अपनी बेटी के लिए करते हैं। सब कुछ ठीक था, मैं इस रिश्ते के लिए लगभग मान गया था और मैंने राधिका से सौरभ के माता पिता से मिलने को कहा। तभी राधिका ने मुझे बताया कि सौरभ की माँ डॉक्टर है और सौरभ उनकी गोद ली हुई संतान है। सौरभ को उन्होंने शादी से पहले गोद लिया था। राधिका की बात सुनकर मैं घबरा गया। जाने कौन सा धर्म, कैसे संस्कार हो लड़के के, बिन ब्याही माँ का गोद लिया लड़का। मैं मान भी जाऊँ तो समाज और परिवार वाले क्या कहेंगे। मैंने कई बार राधिका को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने साफ कह दिया, पापा मैं शादी करूंगी तो सिर्फ सौरभ से और किसी से नहीं। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ पापा। और आखिर आप क्यों इनकार कर रहे हैं इस रिश्ते से? क्योंकि वह गोद ली हुई संतान है। इस डर से समाज क्या कहेगा। ना जाने कहाँ से आ गई थी इतनी हिम्मत उसमें, शायद प्यार से या अपना प्यार खो देने के भय से। पर मैं क्यों नहीं जगा पाया था इतनी हिम्मत अपने अंदर। एक लड़का होकर भी ठीक ही कहती थी सीमा। अमर, तुम परवाह बहुत करते हो उनकी भी, जिनकी नहीं करनी चाहिए। दूसरों का सहारा लेकर तुम खुद को बचाना चाहते हो। जानते हो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? कायर, बुजदिल। उसकी बेबाक बात सुनकर मैं तिलमिलाते हुए कहता था, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कायर नहीं हूँ। पर आज मैं स्वीकार कर सकता हूँ सीमा कि वह तिलमिलाहट इसलिए नहीं थी कि मैं गलत था, बल्कि इसलिए थी क्योंकि मुझ में इतनी ही हिम्मत नहीं थी कि मैं इस सच को स्वीकार कर सकूं। जिस दिन सीमा को पहली बार देखा था कॉलोनी के बच्चों के साथ, बारिश की रिमझिम फुहारों में भीगते हुए, शायद उसी दिन से मैं तुमसे प्यार करने लगा था। मैं बस तुम्हें देखे जा रहा था। कितनी सुंदर लग रही थी तुम। लंबे काले बाल, सफ़ेद सूट, कजरारी काली आंखें और बच्चों से तुम्हारी खिलखिलाती हंसी। जीवन के 55 साल बीत गए, पर आज तक मैं उस पल को भूल नहीं पाया हूँ सीमा। बाद में मुझे पता चला कि तुम लोग मेरे घर के बगल वाले मकान में ही रहने आए हो। तुमने उसी कॉलेज में प्रथम वर्ष में दाखिला लिया था जिसमें मैं पढ़ता था, और हमारा विषय भी एक ही था। तुम बीएससी कर रही थी और मैं एमएससी। बगल में घर होने के कारण हमारे परिवारों में अच्छी दोस्ती हो गई थी और तुम्हारा मेरे घर आना जाना होने लगा था। एक दिन जब तुम्हारी माँ ने मुझे तुम्हें पढ़ाने के लिए कहा, तो मुझे लगा मानो मेरे मन की मुराद पूरी हो गई हो और मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए तुम्हारे घर आने लगा। जब कुछ समझाते हुए मैं तुम्हें अपलक अपनी ओर देखता पाता, तो बस बोलना भूल जाता, तुम्हारी ओर ही देखता रह जाता। तुम कितनी खींच जाती और चिढ़कर कहती, क्या अमर, आप बोलते बोलते कहाँ खो जाते हो। मैं कैसे बताता तुम्हें कि मेरे ख्यालों में तो बसने वाली सिर्फ तुम हो। और देखते देखते पूरा साल बीत गया। पढ़ाई के साथ साथ मैं नौकरी की तलाश में भटकने लगा। कई परीक्षाएं देने के बाद भी नाकामयाबी ही हाथ लग रही थी। एक दिन मैं यूं ही अपनी छत पर उदास बैठा था कि तुम वहां आ गई और बोली, आंटी ने बताया कि आप कुछ परेशान हैं। क्या हुआ? जिस इंटरव्यू के लिए गए थे वहां नौकरी नहीं मिली क्या? मैंने कहा हाँ, और अब लगता है कि कभी मिलेगी भी नहीं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? इतनी जल्दी हिम्मत मत हारिए, मैं हूं ना आपके साथ। और पता है, मेरा मन कहता है कि ये बहुत जल्दी ही आपको बहुत अच्छी नौकरी मिलने वाली है। उस पल ना जाने मुझे कैसे इतनी हिम्मत आ गई थी। मैंने तुम्हारा हाथ पकड़कर अपने प्यार का इजहार कर दिया और तुमने भी पलके झुकाकर मेरे हाथों में अपना हाथ रखकर मेरा प्यार स्वीकार कर लिया। कितना खुश था मैं कि तुम मेरी हो गई हो। तुम्हारे आने से अचानक मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होने लगा था। कुछ ही दिनों के बाद मुझे बहुत अच्छी नौकरी भी मिल गई थी। कितने हसीन दिन थे वे ना। ना कोई सोच थी, ना कोई चिंता, बस प्यार ही प्यार बिखरा था हमारे आसपास। तुम जैसा सुंदर और समझदार साथी पाकर मैं बहुत खुश था।
देखते देखते कब 2 साल बीत गए पता ही नहीं चला। कितने वादे थे इन 2 सालों के बीच, सब कुछ ठीक ही चल रहा था। फिर अचानक एक दिन जब तुमने मुझे बताया कि घर में तुम्हारी शादी की बात चल रही है और कुछ लोग तुम्हें देखने आने वाले हैं, तो मुझे लगा मानो किसी ने मुझे अचानक सपनों के आकाश से हकीकत के धरातल पर लाकर पटक दिया हो। मैं कांप उठा था जब तुमने मेरे सीने पर सिर रख कर रोते हुए कहा था, अमर, इससे पहले कि मेरी शादी कहीं और तय कर दी जाए, अपना लो मुझे। मैं तुम्हारे बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती। अगर तुम्हें खो दिया तो मैं खुद को भी खो दूंगी। जो करना है अभी करना है, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। मैंने तुम्हें तो किसी तरह समझा दिया था, पर मैं खुद बहुत डर गया था कि कैसे बात करूंगा पिताजी से। बचपन से ही मैं उनसे बहुत डरता था। कोई बात करता भी तो माँ को बीच में रखकर। माँ तुम्हें पसंद तो करती थी, पर इस बार वह मेरी मदद करेगी इसमें ज़रा शक था। और ठीक उसी समय आई थी पूना की एक कंपनी में दिए इंटरव्यू में मेरे सिलेक्शन की खबर। पूना की नौकरी मुझे मिल गई है। बहुत हिम्मत जुटाकर जब यह बात मैंने सीमा को बताई तो उसने ज़ोर से मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा था, नहीं अमर नहीं, तुम इस तरह मुझे बीच में छोड़कर नहीं जा सकते। कुछ करो अमर, अपने लिए, हमारे प्यार के लिए। मैंने उससे समझाते हुए कहा, ठीक है, एक काम करते हैं, मुझे परसों शाम को पूना के लिए निकलना है। उससे पहले आकर मैं तुम्हारे पापा से बात करूँगा। अगर वे मान गए तो मेरे पापा को भी मना लेंगे। इस पर तुमने कहा था, अमर, आना ज़रूर, मैं इंतज़ार करूँगी तुम्हारा। मेरा विश्वास मत तोड़ना, वरना मैं जीवन भर किसी पर दोबारा भरोसा नहीं कर पाऊँगी। तुम्हारे इन शब्दों ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया था। मैं बहुत हिम्मत जुटाता रहा तुम्हारे घर आने के लिए, पर ना आ सका। कायर था ना, इसलिए बुज़दिलों की तरह तुमसे मिले बिना ही पूना चला गया। कई बार सोचता रहता था कि तुमने कैसे सहा होगा ये धोखे को। क्या कभी माफ़ कर सकी होगी तुम? और फिर 1 साल तक मैं घर नहीं आया था। डरता था तुम्हारा सामना करने से। और जब 1 साल बाद मैं घर लौटा तो पाया कि तुम्हारे घर में ताला पड़ा है। बाद में माँ ने बताया कि तुम लोग यह घर और यह शहर छोड़कर चले गए। तुम्हारे पापा का ट्रांसफ़र हो गया था। तुम लोग कहाँ गए उन्हें कुछ मालूम न था। मैं तड़प कर रह गया था तुम्हारे इस तरह चले जाने से, जिसका कारण कहीं न कहीं मैं ही था। एक दिन मेरे दोस्त मनीष ने मुझसे पूछा था, क्या तुम उसे ढूंढने की भी कोशिश नहीं करोगे? उसके सवाल पर मैंने नज़रें झुका ली थी, क्योंकि मैं जानता था कि तुम्हारे मिल जाने पर भी मैं तुम्हें पाने की हिम्मत नहीं जुटा सकता था। वक्त गुजरा और मेरी शादी हो गई, पर तुम्हारी यादें मेरे मन से न मिट सकी। हाँ, वक्त ने उन्हें कुछ धुंधला जरूर कर दिया था। मैं बस सोचता ही रह गया कि काश एक बार तुमसे मिल पाता तो कहता कि सीमा, मुझे माफ़ कर दो। मैं सचमुच कायर था, जो कुछ न कर सका, न अपने प्यार के लिए न तुम्हारे विश्वास के लिए। पर शायद मेरी कायरता की यही सज़ा थी कि मैं जीवन भर इस पश्चाताप की आग में जलता रहूं और तुम मुझे कभी ना मिलो। मैंने सोचना छोड़ दिया, क्योंकि राधिका ने आकर कहा कि सौरभ की माँ आई है मुझसे मिलने। मैं बाहर गया तो देखा कि हल्के धानी रंग की साड़ी में लिपटी एक सुंदर महिला खड़ी है। मैंने कहा, जी कहिए। मेरी आवाज़ सुनकर वह मेरी ओर मुड़ी। उसे देखते ही मैं चौंक पड़ा। सीमा! वह भी मुझे देखकर चौंक गई थी। अमर, तुम? वह इंसान जिसे मैं बरसों से तलाश रहा था, वह आज अचानक इस तरह मेरे सामने आ खड़ी होगी, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मैं अब तक यकीन नहीं कर पा रहा था कि सीमा, मेरी अपनी सीमा, मेरे सामने खड़ी है। कितना कुछ कहना चाहता था उससे, पर ना जुबान साथ दे रही थी न मन। मैंने अचरज से कहा, सीमा तुम हो सौरभ की माँ? वह बोली, हाँ मैं ही हूँ सौरभ की माँ। मैंने मुस्कुराने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा, लगती तो नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं बदली हो तुम, बस ये चश्मा लग गया है। वह बोली, हाँ ठीक कहते हो, मैं आज भी वैसी ही हूँ जैसा तुम मुझे छोड़कर भाग गए थे। और कैसे हो गया ये सब? मैंने पूछा। माफ़ नहीं कर सकी ना मुझे आज तक? तुम तो जानती थी ना कि मैं मजबूर था। सीमा वह तड़प कर बोली, बिल्कुल ठीक कहते हो, नहीं माफ़ कर सकी मैं तुम्हें आज तक, और न शायद कर सकूंगी। तुम्हें कोई हक नहीं था अमर किसी की भावनाओं से खेलने का। नहीं माफ़ कर सकी तुम्हें, क्योंकि तुम्हारी कायरता की सज़ा मैंने भोगी है। तुम्हारे चले जाने के बाद भी मैं तुम्हारा इंतज़ार करती रही थी, इस आस पर कि तुम्हें जब भी मेरे प्यार की गहराई का एहसास होगा तुम लौट आओगे मेरे पास। वो शहर छोड़ने के आखिरी पल तक मैं तुम्हें तलाशती रही,
तुमसे मिलने, तुमसे बात करने की कोशिश करती रही, पर सब व्यर्थ था। फिर भी दिल को नहीं, कहीं न कहीं ये भरोसा था कि तुम मुझसे यूँ छल नहीं कर सकते। यकीन था मुझे कि एक दिन तुम आओगे और कहोगे, बस बहुत हो गया सीमा, बहुत धोखा दे दिया खुद को। सच तो यह है कि मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना, और बस एक पल में सब ठीक हो जाएगा। अपनी आवाज़ में उतर आई नमी को संभालकर सीमा ने कहा, इसी उम्मीद के सहारे जाने से पहले तुम्हारे दोस्त मनीष को अपना पता दे गई थी, पर उससे कहा था कि पता तुम्हें तभी बताएंगे जब तुम मुझसे खुद मांगोगे, वरना नहीं बताना। पर तुमने ना मुझे तलाशा, ना उससे मेरे बारे में पूछा। मैं बार बार उससे तुम्हारे बारे में पूछती, क्या वह मुझे याद करता है, क्या मुझे तलाशता है, क्या मेरी ज़रूरत महसूस करता है, पर मेरे हर सवाल का जवाब उसकी चुप्पी ही होती थी। उसने मुझे कितना समझाना चाहा कि मैं भूल जाऊं तुम्हें, पर मैं ना जाने किस चमत्कार के होने का इंतज़ार कर रही थी। मुझे लगता था कि तुम ज़्यादा दिन मुझसे अलग नहीं रह सकोगे और मुझे ढूंढते हुए आ जाओगे, एक दिन और ले जाओगे अपने साथ। फिर एक दिन उसने बताया कि तुम्हारी शादी हो गई है। उस दिन दिल के किसी कोने में जलता उम्मीद का आखिरी दिया भी बुझ गया था। इतना कहकर वह खामोश हो गई थी। फिर जैसे खुद से ही सवाल करती हुई बोली, लाख सिर पटकूं पर एक सवाल का जवाब नहीं मिलता कि तुम भी मुझसे प्यार करते थे। फिर तुम्हारे भागने की वजह क्या थी? क्या कमी थी मुझ में जो इस तरह बीच रास्ते में मुझे छोड़कर भाग गए तुम? मैंने सिर झुकाकर कहा, डरता था सीमा, मम्मी पापा के इनकार से। डरता था कि उन्होंने इनकार कर दिया तो मैं तुम्हें खो दूंगा। मेरी बात सुनकर सीमा बहुत ज़ोर से हंसी, पर उसकी वह हंसी जैसे मेरे कानों में पिघला शीशा उड़ेल गई। वह बोली, तो क्या इसके बाद भी तुम मुझे पा सके अमर? या क्यों नहीं कहते कि तुम मुझे पाना ही नहीं चाहते थे? तुम्हें कभी प्यार था ही नहीं मुझसे। तुम डरते थे अपने मम्मी पापा के सामने अपनी छवि के धूमिल हो जाने से। मैं ही पागल थी जो तुमको अपनी बाहों में थामने की कोशिश कर रही थी। बस यही बात हर पल तड़पाती है मुझे कि तुमने एक बार भी मुझे पाने की कोशिश नहीं की। लड़ने से पहले ही हार मान ली तुमने। मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती। सीमा की बात सुन मैंने कहा, तुम जो चाहे कह सकती हो सीमा, आज सारे अधिकार है तुम्हारे पास। पर हर इंसान के जीवन में कुछ ऐसे पल आते हैं जिनमें वह बहुत कमज़ोर पड़ जाता है, और बस एक पल ऐसा ही था वो, जिसमें मैंने तुमसे दूर जाने का फ़ैसला ले लिया था। यह तो बाद में समझ में आया कि उस एक कमज़ोर पल के फैसले ने कितनी तबाही मचा दी थी। बस एक पल, तुम्हारे लिए वह एक पल होगा, पर उस एक पल ने मेरा पूरा जीवन तहस नहस करके रख दिया था। तुम्हारे उस एक पल की सज़ा मैंने अपना जीवन देकर काटी है अमर, पूरा जीवन। सीमा ने मुझे झंझोते हुए कहा, तुम्हारे साथ जो किया था मैंने, उसकी सज़ा मुझे भी मिली है सीमा। अपने शादीशुदा जीवन में एक पल के लिए भी मैं खुशी अनुभव नहीं कर पाया जो मैंने तुम्हारे साथ चाहा था। तुम्हारी कमी को मेरा मन एक पल को भी भुला नहीं पाया था। मैं कायर था। जितना यह सच है उतना सच यह भी है कि मैंने तुमसे बहुत प्यार किया था सीमा, और तुमसे किए उस धोखे के कारण मेरी आत्मा सदा ही मुझे कचोटती रही है। एक पल भी सुकून का नहीं पाया मैंने तुमसे अलग होकर। जब तक तुम मेरे साथ थी, मेरे पास थी, मैंने तुम्हारी कद्र नहीं की, पर तुम्हारे जाने के बाद समझ में आया कि तुम मेरे जीवन का कितना बड़ा सहारा बन चुकी थी। तुम्हारे बिना मैं बहुत असहाय और अधूरा महसूस कर रहा था। न जाने कितनी बार मैंने भगवान से दुआ मांगी कि एक बार, बस एक बार मुझे सीमा से मिला दो, फिर मैं उसे कहीं जाने न दूंगा। पर मैं इतना कमज़ोर इंसान था कि एक बार तुम्हें ढूंढने की भी हिम्मत नहीं की। जानता हूँ कि ये सारी बातें मेरे अपराध को या तुम्हारी तकलीफ़ को किसी तरह कम ना कर सकेगी, पर फिर भी जो तकलीफ़ें तुमने सही है उसकी तुलना में मेरी तकलीफ़ें कुछ भी नहीं है। मैं जानती थी और जानती हूँ कि तुम आज भी उतने ही कायर और उतने ही डरपोक हो जितने तब थे, वरना अपनी बेटी की खुशियों का गला यूँ ना घोटते। क्यों ऐतराज़ है तुम्हें इस शादी से? सिर्फ इसलिए ना क्योंकि मैंने उसे गोद लिया है, पर मैं ही हूँ उसकी माँ और उसकी पिता भी। मैंने तो ऐसे पुरुष भी देखे हैं जो अपनी कायरता को मजबूरी का नाम दे देते हैं। सौरभ कौन है? मैंने पूछा। कुछ पलों की खामोशी के बाद सिया ने कहा, तुम्हारे चले जाने के बाद मैं भरोसा खो चुकी थी, खुद से और
दूसरों पर से भी। तुमसे प्यार करने की, तुम पर विश्वास करने की बहुत बड़ी सज़ा मिली थी मुझे। अब किसी और पर भरोसा करने की ना तो मुझ में ताकत बची थी और ना ही इच्छा। घर वाले कह कह कर हार गए थे कि शादी कर लो, पर मेरे मन में किसी भी रिश्ते के प्रति जो नाराज़गी और डर की भावना आ गई थी, उसने मुझे फिर किसी रिश्ते में बांधने नहीं दिया। फिर मैंने MBBS किया और डॉक्टर बन मरीजों की सेवा की। अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। सौरभ का जन्म मेरे ही हाथ हुआ था। उसे जन्म देते ही उसकी माँ चल बसी और उसके पिता का पहले से ही देहांत हो चुका था। मैं उसकी ममता के बंधन में बंध गई और इसे अपना लिया। बस यही है मेरी और मेरे बेटे सौरभ की कहानी। और रही संस्कारों की बात, तो इतना कह देना काफ़ी होगा कि यह कायर नहीं था, डरपोक नहीं है। उसने जिस लड़की से प्यार किया, उसका हाथ मांगने वह खुद आया था उसके पिता के पास। इतना कुछ सुनने के बाद भी मेरे मन से शंका का बीज गया नहीं था। और वह खुशनसीब कौन है जिसके नाम का सिंदूर है तुम्हारी मांग में? उसने हंसकर मेरी ओर देखा और बोली, तब सौरभ 4 साल का था और मैं अपने जीवन के 33 साल पार कर चुकी थी। ठीक ऐसे ही समय आए थे मेरे जीवन में डॉक्टर विवेक, जिन्होंने इस शरीर में फिर से जान डाली, मेरे होठों को मुस्कुराना सिखाया और मशीन बनकर रह गए मेरे हृदय को फिर से नई ताल पर धड़कना सिखाया, जिन्हें मैं हर कमी के साथ स्वीकार थी, जिन्हें मेरा सौरभ स्वीकार था। आज मैं सिर्फ उन्हीं की वजह से सफल हूँ और खुश भी। फिर मैंने कहा, और मैं जीवन के उस मोड़ पर जब एक साथी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, उदास और तन्हा खड़ा हूँ। तुम्हें जो दुख दिए मैंने, उनकी सज़ा तो मिलनी ही थी मुझे, पर अब मैं फिर से वही गलती दोहराने की भूल नहीं करूँगा जो मैंने 25 बरस पहले की थी। शायद इसी से मेरे पाप का कुछ प्रायश्चित हो सके। इतना कह मैंने दोनों हाथ जोड़कर सीमा से कहा, हो सके तो मुझे माफ़ कर दो और मेरी बेटी को अपने बेटे के लिए स्वीकार कर लो। मैं नहीं चाहता कि मेरी गलतियों की सज़ा मेरी बेटी भी भुगते। उसे स्वीकार कर लो सीमा, उसे स्वीकार कर लो। मेरी आंखों से छलक आए आंसुओं का मान रखते हुए सीमा ने राधिका को बुलाकर कहा, अपने पापा को संभालो बेटा, ये तो तुम्हारे इस घर से चले जाने के ख्याल से भी अभी से ही रोने लगे हैं। इनसे कहो कि कुछ आंसू तुम्हारी विदाई के वक्त के लिए भी बचा कर रखें। सीमा की बात सुनकर मेरे और राधिका दोनों के चेहरों पर राहत भरी मुस्कान आई।